आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। अभी हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं विषय कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व पीसीएमबी। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले अपन देखते हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है चुंबकत्व, जिसे इंग्लिश में मैग्नेटिज्म कहते हैं तो देखते हैं कि चुंबक क्या होती है और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और इसमें पहला प्रश्न कौन सा बनता है। चलिए आइए देखते हैं और पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, चुंबक किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो चुंबक की परिभाषा लिखते हुए इसके प्रकार बताने हैं। तो वह पदार्थ जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। जैसे क्या होता है कि वह पदार्थ, कोई पदार्थ हो जो चुंबकीय वस्तुओं जैसे मान के चलें लोहा हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, इन चीज़ों को अपनी ओर खींचे, अपनी ओर आकर्षित करे तो उसे कहते हैं चुंबक। उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। और चुंबक निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। चुंबक कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? चुंबक निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं चुंबक के। चुंबक के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक जिसे नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। नंबर 2 कृत्रिम चुंबक जिसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। जैसे प्राकृतिक चुंबक, यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि प्राकृतिक चुंबक क्या होती है कि प्राकृतिक माने प्रकृति, ऐसी चुंबक जो प्रकृति से हमको मिलती है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम मतलब कृत्रिम तरीके से वह चुंबक जिसे कृत्रिम विधियों के द्वारा फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, जिसे कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है उस चुंबक को कहते हैं अपन कृत्रिम चुंबक। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा, देखते हैं किस तरीके से है इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद भी कि जो प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक के दो प्रकार होते हैं। अब इसके द्वारा कृत्रिम चुंबक है उसको भी पुनः दो भागों में बांटा गया है। कृत्रिम चुंबक को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक को इंग्लिश में परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और नंबर 2 है अस्थायी चुंबक, इसको इंग्लिश में टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। तो जो आर्टिफिशियल कृत्रिम चुंबक है वो दो प्रकार की होती है, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। तो आइए देखते हैं कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक और उसके प्रकार। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को इंग्लिश में नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि प्रकृति से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। यह चुंबक कम शक्तिशाली होती है। ऐसी चुंबक जिसे प्रकृति से प्राप्त करते हैं उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं और एक कम शक्तिशाली होती है। ठीक दूसरा पॉइंट है कृत्रिम चुंबक, इसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। वह चुंबक जिसे मनुष्य द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वह चुंबक जिसे मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, इस प्रकार की चुंबक को कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अब कृत्रिम चुंबक को उसको पुनः दो भागों में बांटा गया है कि कृत्रिम चुंबक होती है, कृत्रिम चुंबक को पुनः दो भागों में बांटा गया है। इसके प्रकार हैं स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक क्या है कि वह चुंबक जिसका चुंबकत्व तो शीघ्र नष्ट नहीं होता है। स्थायी चुंबक में जो इसका चुंबकत्व होता है वो शीघ्र नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार के चुंबक को अपन कहते हैं स्थायी चुंबक या परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। उदाहरण जैसे मान के चलें स्टील है, निकल है और कोबाल्ट इसके उदाहरण है। वह चुंबक जिसका चुंबकत्व तो शीघ्र नष्ट नहीं होता है, इस प्रकार के चुंबक को स्थायी चुंबक कहते हैं। और ये चुंबक है जो उदाहरण होते हैं इसके स्टील, निकल, कोबाल्ट। अगला इसका उदाहरण प्रकार है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। वह चुंबक जिसका चुंबकत्व तो शीघ्र नष्ट हो जाता है, उसमें शीघ्र नष्ट नहीं होता है स्थायी में, और अस्थायी में उसका चुंबकत्व होता है वो शीघ्र नष्ट हो जाता है, उसे पर कहते हैं अस्थायी चुंबक। जैसे विद्युत चुंबक, जैसे आपने देखा होगा जितने भी विद्युत यंत्र होते हैं, जैसे मान के चले पंखे हैं, मोटर है, कूलर है, तो इनमें सभी में
जो विद्युत से चलते हैं उनमें मोटर होती है, और जैसे ही जब इसमें लाइट विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो मोटर घूमने लगती है, क्योंकि इसमें जो चुंबक होती है, का प्रेशर पड़ता है, चुंबक की वजह से मोटर जो उसकी सापट होती है वो घूमने लगती है। तो इस प्रकार चुंबक होती है वो अस्थायी चुंबक होती है। अस्थायी चुंबक विद्युत चुंबक में पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। अगले प्रश्न के बारे में, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, समझाइए। या इसे दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसे आप याद कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से पीसीएमबी वाले बच्चों को जो भी मैं प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उत्तर सहित इतनी मेहनत करके मैं आपको इन प्रश्नों के बारे में बात कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और फिर इनको आपको क्वेश्चन सहित उत्तर सहित लिखा रहा हूँ। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई सतत रूप से बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। देखते हैं क्या होती है प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होती है और कृत्रिम चुंबक क्या होती है, देखते हैं। पृथ्वी से प्राप्त चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यही चुंबक जो पृथ्वी से प्राप्त होती है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाए गए चुंबक को कहते हैं कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाई गई चुंबक को क्या कहते हैं, कृत्रिम चुंबक कहते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है बच्चों, प्राकृतिक चुंबक काले पत्थर जैसा होता है। प्राकृतिक चुंबक ऐसे देखने पर एक कैसे दिखाई देती है, काले पत्थर के समान दिखाई देती है, जबकि कृत्रिम चुंबक को लोहे के टुकड़ों से बनाया जाता है। कृत्रिम चुंबक होती है उसे लोहे के टुकड़ों द्वारा बनाया जाता है। अगला तीसरा पॉइंट है बच्चों, प्राकृतिक चुंबक कम शक्तिशाली होती है। प्राकृतिक चुंबक है वो कैसी होती है, कम शक्तिशाली होती है, जबकि कृत्रिम चुंबक अधिक शक्तिशाली होती है। और कृत्रिम चुंबक होती है वो अधिक शक्तिशाली होती है। इसका उपयोग कम शक्ति के यंत्र बनाने में किया जाता है। प्राकृतिक चुंबक होती है, प्राकृतिक चुंबक का उपयोग कम शक्ति वाले यंत्र बनाने में किया जाता है, जबकि कृत्रिम चुंबक का उपयोग अधिक शक्ति वाले यंत्र बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न, चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र के आसपास खींची गई काल्पनिक रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के आसपास खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। नंबर 2, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं। नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। नंबर 4, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। और चुंबकीय बल रेखाएं वो कैसे वक्र के रूप में होती हैं, बंद वक्र के रूप में होती हैं। अगला प्रश्न, किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के कोई 2 कारण लिखिए। किसी चुंबक का, जैसे चुंबक है, चुंबक में जो चिपकाने की क्षमता होती है वो नष्ट कब होती है, तो उसके 2 कारण बताने हैं। किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, किसी भी चुंबक को पटकने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। जैसे मान के चले कोई चुंबक लो और चुंबक को पत्थर पर पटको, बार बार चुंबक को पत्थर पर पटकेंगे तो उसका जो चुंबक है, उसका चिपकाने की क्षमता है, उसे कहते हैं चुंबकत्व, वह नष्ट हो जाएगा। नंबर 2, किसी चुंबक को अत्यधिक गर्म करके उसे ठंडा करने पर भी उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। जैसे मान के चलो कोई चुंबक है, उसको बहुत ज़्यादा गर्म कर लो, आंच में बहुत ज़्यादा गर्म कर लो और गर्म करके उसे तुरंत पानी में डाल दो, तो उसको चिपकाने की क्षमता होगी, वो लोहे की कीलों को चिपकाने की क्षमता होगी, उसको चुंबकत्व कहते हैं, वो नष्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है बच्चों, चुंबकीय रक्षक क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। चुंबकीय रक्षक तो जोड़कर रखे जाने वाले नर्म लोहे के टुकड़ों को, जोड़कर रखे जाने वाले नर्म लोहे के टुकड़ों को चुंबकीय रक्षक कहा जाता है। चुंबकीय रक्षक का उपयोग करने से किसी भी चुंबक का चुंबकत्व अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो चुंबकीय रक्षक क्या होते हैं कि जोड़कर रखे जाने वाले टुकड़ों को चुंबकीय रक्षक कहते हैं। चुंबकीय रक्षक का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उसका चुंबकत्व अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, इसीलिए चुंबकीय रक्षक का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय अक्ष एवं उदासीन रेखा की परिभाषा। चुंबकीय अक्ष, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जैसे मान के चलें, यहाँ पे ये चुंबक है जिसके जो दो ध्रुव हैं ना, नॉर्थ और साउथ। जब नॉर्थ और साउथ ये जो रेखा है, इस ध्रुव को जो मिलाने वाली ये रेखा है, इसे चुंबकीय अक्ष कहते हैं। चुंबक के इसीलिए परिभाषा ही बनी, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। उदासीन रेखा, चुंबक के मध्य भाग से चुंबक के लंबवत गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को उदासीन रेखा कहते हैं। जब चुंबक के मध्य भाग से चुंबक के लंबवत गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को उदासीन रेखा कहा जाता है। उदासीन रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय याम्योत्तर तथा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई की परिभाषा। चुंबकीय याम्योत्तर, चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर रेखा तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। जैसे ये चुंबकीय याम्योत्तर है, ये वाला, ये चित्र आपको दिख रहा है चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई दूरी को ही चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहा जाता है। जैसे यहाँ पे ए है, एन और एस, नॉर्थ और साउथ चुंबक के ध्रुव हैं, और नॉर्थ से साउथ की जो बीच की दूरी होगी उसे चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थों में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। देखते हैं, इनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है। अनुचुंबकीय के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? विषम होती है। और लोह चुंबकीय में क्या होता है? इनके परमाणुओं की संख्या होती है, इनके परमाणु जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कैसी होती है? डोमेन होती है, डोमेन। प्रश्न नंबर 2, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, जबकि इन पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति धनात्मक एवं कम होती है, और इन पदार्थों की चुंबकीय प्रकृति धनात्मक एवं अधिक होती है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट हुआ है, 2 पॉइंट हुआ इसमें। तीसरा पॉइंट है, ये पदार्थ क्यूरी के नियम का पालन नहीं करते हैं, और जो ये पदार्थ होते हैं वो क्यूरी के नियम का पालन करते हैं, और ये भी क्यूरी के नियम का पालन करते हैं। नंबर 2, ये पदार्थ प्रबल चुंबक प्रतिकर्षित करते हैं, ये पदार्थ प्रबल चुंबक से आकर्षित होते हैं, और ये पदार्थ है जो दुर्बल चुंबक से आकर्षित होते हैं। अगला पॉइंट, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थों के भी स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते, और लोह चुंबकीय पदार्थों के स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं।
नंबर अगला पॉइंट, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को लटकाने पर क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं और अनुचुंबकीय पदार्थों को लटकाने पर क्षेत्र के कैसे हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थों को भी लटकाने पर क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, प्लास्टिक, रबड़, कागज, कांच इसके उदाहरण है। और इसके उदाहरण है सोडियम, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, लोहा, निकल, कोबाल्ट इस चुंबक के प्रमुख उदाहरण हैं। अब अपन देखते हैं दूसरी अध्याय के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे वो मैंने करा दिया आपको उत्तर सहित। अब देख लेते हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है ऊष्मा, जैसे इंग्लिश में हीट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे इसको? इंग्लिश में हीट कहते हैं, HEAT, हीट माने ऊष्मा। देखते हैं पहला प्रश्न, ऊष्मा किसे कहते हैं? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है जिसके कारण गर्माहट अथवा ठंडेपन का अनुभव होता है, उसे ऊष्मा कहते हैं। अथवा इसकी दूसरी डेफिनेशन है, गर्म या ठंडे का अनुभव कराए उसे ही ऊष्मा कहते हैं। इसका मात्रक कैलोरी या जूल होता है। ऊष्मा के यहाँ पे उपयोग है कि ऊष्मा के निम्नलिखित उपयोग हैं जो इस प्रकार। नंबर 1, मौसम परिवर्तन में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। मौसम परिवर्तन होता है उसमें ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, भोजन को पकाने में ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। नंबर 3, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। नंबर 4, मटके के पानी को ठंडा करने में के लिए भी ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखिए। देखते हैं, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप को, किसी भी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है यूनिट नंबर 3 का, कैलोरी मापी का उपयोग लिखिए। तो कैलोरी मापी का उपयोग सामान्यतः ऊष्मा को मापने में किया जाता है। कैलोरी मापी के द्वारा किसी भी ठोस द्रव पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात की जाती है। ये इसके उपयोग हुए। अब ये इस यूनिट का इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कैलोरी मापी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो कैलोरी मापी क्या होता है? किसी भी ठोस की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए एक विशेष पात्र का उपयोग किया जाता है जिसे कैलोरी मापी कहा जाता है। अब कैलोरी मापी तो हो गई, इसकी डेफिनेशन कैलोरी मापी क्या है। अब यह कैलोरी मापी कैसा होता है तो सचित्र वर्णन करना है ना इसका। तो यह तांबे का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होता है। कैलोरी मापी है तांबे का बना हुआ एक बेलनाकार बर्तन होता है जिसकी सतह पर चमकदार पॉलिश होती है। और जिसकी सतह पर चमकदार पॉलिश होती है, कैलोरी मापी को लकड़ी के एक बॉक्स में रखा जाता है। कैलोरी मापी इसे लकड़ी के एक बॉक्स में रखा जाता है। बॉक्स तथा बर्तन के बीच के स्थान में चालन द्वारा ऊष्मा के क्षय को रोकने के लिए रुई या अन्य कुचालक पदार्थ रख दिया जाता है। कैलोरी मापी के अंदर भरे द्रव का ताप ज्ञात करने के लिए ताप मापी का उपयोग किया जाता है। लकड़ी के डिब्बे को ऊपर से ढक्कन द्वारा ढक दिया जाता है और लकड़ी का डिब्बा होता है उसे ढक्कन से ढक देते हैं। तो देखते हैं इसका ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, तो आप इसे अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। ये इसका डायग्राम बना हुआ है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है और ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे समझ सकते हैं और बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, पतले पेंदे वाले तवे पर रोटी सेकी जाने वाली रोटी जल जाती है जबकि मोटे पेंदे वाले तवे पर सेकी जाने वाली रोटी जलती नहीं है, क्यों? अब इसका आंसर देखते हैं। पतले पेंदे वाले तवे की ऊष्माधारता कम होती है, मोटे पेंदे वाले तवे की ऊष्माधारता अधिक होती है। पतले पेंदा वाला वो तवा होता है उसकी ऊष्माधारता कम होती है, मोटे वाले की अधिक होती है। पतले तवे पर रोटी को अधिक ऊष्मा मिलती है और जब तवा पतला होगा तो उसे
अग्नि आँच ज़्यादा मिलेगी, अधिक ऊष्मा मिलेगी, जिससे रोटी जल जाएगी। जबकि मोटे पेंदे वाले तवे पर रोटी को कम ऊष्मा मिलती है, जिससे रोटी जलती नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि जो तवा है, तवे पतला होगा तो उसमें अधिक ऊष्मा मिलेगी बच्चों, अधिक ऊष्मा मिलेगी तो रोटी क्या है, जल जाएगी। ठीक इसी के विपरीत जब तवा मोटा होगा तो इसको कम ऊष्मा मिलेगी, और कम ऊष्मा मिलेगी तो रोटी है ना, रोटी नहीं जलेगी। ठीक है बच्चों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको 2 यूनिट कंप्लीट करा दी उत्तर सहित। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा RS हिस्ट्री पॉइंट 10 चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों से लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से सतत बनी रहे। हमारे चैनल में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।